हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जितने भी साथी अभी ग्रुप डी भर्ती में अपना फिजिकल कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले समय में वो डीवी के लिए और मेडिकल के लिए सिलेक्ट होंगे, तो उनको डॉक्यूमेंट की जानकारी एकदम होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण उनको बाहर होना पड़े, उस स्थिति से अच्छा है कि अभी डॉक्यूमेंट के बारे में जान ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना ये सेशन। तो दोस्त, देख सकते हैं कि मूल दस्तावेजों की सत्यापन और प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए और कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 18.1 में है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डीवी के समय सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी की 2 प्रतियां लाना है। मतलब आपके पास डीवी के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ में उसका 2 फोटो कॉपी 2 सेट बना के आपको लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और साथ में 2 मूल प्रति की 2 जिरोक्स होनी चाहिए 2 सेट में। आगे है, साथ ही इन उम्मीदवारों को यथा लागू सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां 2 कलर में अपने दस्तावेज सत्यापन की तिथि से पहले RRBDV.in के माध्यम से अपलोड करना होगा। तो देखिए, ये जो नियम है वो सभी बोर्ड में लागू नहीं होता है। जिस बोर्ड से आप होंगे तो आपको पहले मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सभी बोर्ड पे लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है कि सभी प्रमाण पत्र अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। हिंदी अंग्रेजी में प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में जब भी आवश्यक हो स्वप्रमाणित अनुदित संस्करण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। मतलब जितने भी आप सर्टिफिकेट देंगे वो आपका इंग्लिश या हिंदी में होने चाहिए। तो यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पॉइंट 3 क्या है कि डीवी के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, की जाएगी ये नहीं है, की जा सकती है। तो अगर आप डीवी में जाते हैं और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको डायरेक्ट आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया जाएगा। आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द वो सर्टिफिकेट जरूर ला के जमा करें। तो जो भी साथी अभी आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि वो सर्टिफिकेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिसके कारण कि डीवी में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो वही है, आपको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको 10 दिन मिनिमम टाइम दिया जाएगा वो जमा करने के लिए। आगे देखते हैं पॉइंट 4 क्या है कि डीवी के लिए उम्मीदवारों द्वारा मूल रूप में लाए जाने वाले दस्तावेज निम्न अनुसार है। अब कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ तक देख लिए कि आपके पास सभी मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। डीवी में आपको 2 सेट बना के लेके जाना है। हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए सर्टिफिकेट। अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको 10 दिन का टाइम जरूर मिलेगा उसको जमा करने के लिए। अगर आप डीवी में नहीं जमा करते हैं और अगर पैनल बन जाता है तो आपको डिवीजन में आपको वह सर्टिफिकेट जमा होता है, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश आप लोग ये करें कि सर्टिफिकेट जो नहीं है वो जरूर टाइम रहते प्राप्त कर ले, निकाल ले। आगे बात करते हैं क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। तो देखिए, जन्म तिथि और मैट्रिक परीक्षा योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिक परीक्षा या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवार के नाम, माता और पिता के नाम का सत्यापन भी होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसी से आगे इंटर ग्रेजुएशन सभी का होता है। तो सबसे जरूरी है कि उसमें माता पिता का नाम सही होना चाहिए। अगर तो कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी माता के नाम में, पिता के नाम में या कुछ में भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग सबसे अच्छा है एफिडेविट जरूर बनवा ले, जिसके कारण कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको भी नाम में फादर नेम मदर नेम में मिस्टेक है तो या कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है तो आप लोग डीवी में जाने से पहले वकील से बात करके आप लोग एफिडेविट जरूर बनवा ले, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यथा लागू NCVT NTC SCVT प्रमाण पत्र। अगर आपके पास ITI के सर्टिफिकेट है तो आप जरूर जो भी NCVT या कोई भी हो
एनटीसी या एनएससी, तो आप ये सर्टिफिकेट जरूर जमा करें, इससे आपको आने वाले समय में बेनिफिट जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 है कि अनुलग्नक 1 एनेक्जर 1 के अनुसार प्रारूप में एससी या एसटी प्रमाण पत्र, एससी एसटी प्रमाण पत्र वो भी रेलवे फॉर्मेट में एनेक्जर 1 में होना चाहिए आपके पास। आगे है एनेक्जर 2 अनुलग्नक 2 के अनुसार ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन 10 डीबी की तिथि से 1 वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, तो 1 साल पीछे का बना होना चाहिए। आगे है, और वो भी ज़्यादा कोशिश कीजिए कि फॉर्मेट में सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आगे है अनुलग्नक 2 के अनुसार ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमीलेयर घोषणा, तो जो ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र देंगे वो अनुलग्नक 2 में एनेक्जर 2 में देंगे, लेकिन जो गैर क्रीमीलेयर देंगे वो अनुलग्नक 2 के क का जो फॉर्मेट है वो क वाला बनवाएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अनुलग्नक 3 एनेक्जर 3 जो रेलवे की फॉर्मेट है उसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, तो यह भी आपको रेलवे के फॉर्मेट में बनवा के ले जाना है। अगर आप रेलवे फॉर्मेट में बनवा कर नहीं देते हैं तो आप ऑनलाइन बना हुआ वो भी आपका चलेगा, लेकिन कम से कम आप लोग एसडीओ लेवल तक का जरूर लेके जाइएगा। अगर आप यूपी से हैं तो तहसीलदार वाला चलेगा, लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको एसडीएम लेवल का बना हुआ होना चाहिए। रेलवे फॉर्मेट में बने तो और अच्छा है। रेलवे फॉर्मेट में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ आप ध्यान से देखिएगा, तो ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है उसमें आपका कास्ट मेंशन नहीं है कि आप किस कास्ट से आते हैं, तो इसलिए आपको एसडीओ लेवल का जो ऑनलाइन बनता है वो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है कि अनुलग्नक 3 का क, ये उन साथियों को यह फॉर्मेट बनवा के देना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क में छूट लिए हैं, तो उनको यह आय प्रमाण पत्र बनवा के देना है फॉर्मेट 3 के क में। जो ईडब्ल्यूएस है उनको सिर्फ एनेक्जर 3 बनवा के देना है, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण पत्र है उसके लिए एनेक्जर 3 का क है। आगे देखते हैं अनुलग्नक 4 के अनुसार गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा घोषणा, तो जो मिनोरिटी कम्युनिटी वाले जो भी है उनको एनेक्जर 4 बनवा के देना है। आगे देखते हैं पूर्व सैनिकों के लिए, जो पूर्व सैनिक है उनको मूल डिस्चार्ज प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा, जो आर्मी की जॉब से डिस्चार्ज होकर आए हैं और अभी रेलवे में योगदान देंगे तो उनको मूल डिस्चार्ज प्रमाण पत्र उनको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि यथा लागू एनेक्जर 5 का क, 5 का ख और 5 का ग, इसके अनुसार क्या है, ये किनके लिए है, तो बेंच मार्क दिव्यांग व्यक्ति, जो भी दिव्यांग साथी जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जो दिव्यांग साथी है उनको ये फॉर्मेट में बनवा के देना है। अनुलग्नक एनेक्जर 7 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए स्व घोषणा पत्र है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 देखिए, सेवारत कर्मचारियों के लिए वर्तमान नियोक्ता से नियुक्ति की तिथि से एनओसी, जब आप डीबी में जाते हैं और अगर आप किसी भी विभाग में सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेके जाना एकदम जरूरी है। वही पॉइंट नंबर 12 है, एनओसी तो आपको हर हाल में लेके जाना है। अगर एनओसी आप नहीं ले पाते हैं तो लास्ट में आपको रिजाइन देके जाना पड़ेगा, तो रिजाइन लेटर जो होता है रिलीजिंग लेटर वो आपको जमा करना पड़ेगा, तो वो है पॉइंट नंबर 12 है कि सेवारत कर्मचारियों के लिए वर्तमान नियोक्ता जहां पहले जॉब करते हैं उससे नियुक्ति की तिथि से एनओसी आपको होना चाहिए। आगे देखिए पॉइंट नंबर 13 क्या है कि सेवारत रक्षा कार्मिकों XSM, सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए सेवा मुक्ति की संभावित तारीख के साथ एनओसी, तो वही है जो जॉब में है उनको एनओसी की डिमांड यहाँ पे 12 और 13 उसी से संबंधित है। उसके बाद आगे देखिए पॉइंट नंबर 14, पैरा 1.7 में वर्णित अनुसार औपचारिक नाम परिवर्तन, नाम में अगर कोई परिवर्तन हो तो राजपत्रित अधिसूचना और या अन्य कानूनी दस्तावेज, तो ये आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरने के टाइम ऑफलाइन भुगतान किए हैं तो आपके पास एसबीआई शाखा वाला, लेकिन इसका खोज नहीं होता है, इसको कहीं देखा नहीं जाता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 15 समझिए बेकार ही है। इसका जो चालान है वो अधिकतर स्टूडेंट ऑनलाइन ही फॉर्म भरते हैं, तो उनका ये सब नहीं डीबी में खोजा जाता है, एनटीपीसी में भी नहीं खोजा गया है, तो आगे भी नहीं खोजा जाएगा। आगे है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवार कोई अगर है तो उनको 100 प्रमाणन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 100 प्रमाणित करके देना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर से अगर कोई है तो आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा वहां का।
उसके बाद है पैरा 4.1 F के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र ये जमा करना पड़ेगा। यथा लागू सक्षम न्यायालय से तलाक या कानूनी अलगाव, अगर तलाक वाले कोई कैंडिडेट आते हैं तो कानूनी अलगाव की डिक्री और इस आशय का शपथ पत्र के उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है तो उनको अपना ये कागज डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। विधवा उम्मीदवार के मामले में यदि पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है और प्रमाण पत्र है नहीं, प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र और इस आशय के शपथ पत्र के उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है तो कोई विधवा उम्मीदवार है तो उनको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, ये भी है। आगे पॉइंट नंबर 21 क्या है, पूर्व सैनिक जिन्होंने इस सीएन के लिए आवेदन करने के बाद असैनिक रोजगार प्राप्त कर लिया, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के बाद जल्द से जल्द संबंधित नियोक्ता को इस सीएन के तहत दिए गए आवेदन के विवरण के बारे में स्व घोषणा देनी चाहिए। तो ये भी है। दस्तावेज सत्यापन के लिए इस घोषणा की पावती कॉपी के साथ असैनिक नियोक्ता द्वारा जारी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर कोई साथी है जो पूर्व सैनिक है और वो कहीं पर असैनिक रोजगार कर रहे हैं तो उनको भी एनओसी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं CNRRC 1 2019 में संलग्न अनुलग्नक में कोई अनुलग्नक 6 नहीं है क्योंकि यह इस सीएन के लिए संगत नहीं है, तो ये एनटीपीसी में ये लागू हुआ था, ये इसके लिए नहीं है। अनुलग्नक 6 का इसमें कोई डिस्कस नहीं है, ये आपको नहीं बनवाना है। अब आगे देख लीजिए टिप्पणी क्या किया गया कि वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों या आयु सीमा में छूट के लिए विचार किया जाना चाहते हैं वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज मूल प्रति में दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अवश्य जमा करेंगे, अन्यथा उन पर लागू होता है तो SC ST OBC NCL EWS XM SM CCAA PWD होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए ये जो भी दस्तावेज है वो आपको हर हाल में जमा करना पड़ेगा। कुछ साथी ऐसे भी हैं, आगे देख लेते हैं। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए, ये फॉर्मेट में होना चाहिए, अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये एक लाइन लास्ट में डाल करके डरा दिया गया है, मतलब जो रेलवे फॉर्मेट में मांग रही है वो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास होने चाहिए। जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि EWS का क्या होगा, EWS फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है क्या, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा जितना हमको एक्सपीरियंस है। लेकिन लास्ट में ये लाइन भी है, इसको भी आप नहीं भूलिएगा कि अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो फॉर्मेट में मांगा जा रहा है वो आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट के कारण बाहर तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखें। जो आप जिस कैटेगरी से आते हैं आप कोशिश करें कि आप रेलवे के फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मेन यही है। और जो जॉब में पहले से है वो एनओसी जरूर जमा करें। एनओसी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप एनओसी नहीं ले सकते हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा और रिलीजिंग लेटर वहां से लेके जमा करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय में। तो दोस्त डॉक्यूमेंट संबंधित इसमें कोई ज़्यादा कुछ ये टेंशन नहीं है, बस आप लोग को ये करना है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ भी गलत है, एफिडेविट बनवाना है। सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट गलत होगा एफिडेविट जरूर बनवाना है। दूसरा बात है कि अगर आप फॉर्मेट में हर हाल में बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर जॉब में है तो एनओसी आप जरूर लेके दीजिए। ये 3 चीज मात्र डॉक्यूमेंट में अगर आप संभाल लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।